इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करने वाला आपके जो हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य में अगर हम बात करें तो आपके प्राचीन काव्य, जिसमें अगर हम बात करें आपकी आधुनिक और आपकी निर्गुण भक्ति के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आपका कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, फटाक से ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो भारतीय साहित्य परंपरा और आपकी इतिहास लेखन किस प्रकार से हुआ है उस पर प्रश्न पूछे गए हैं। छोटे प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें आपके भाग क ख ग ये जो है रहते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यूनिट के फर्स्ट यूनिट के वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपका भारतीय साहित्य परंपरा पर। ये आपका जो टॉपिक दे रखा है सिलेबस में उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, यानी कि आपकी जो भारतीय साहित्य परंपरा है उसमें कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका रहता है कि वैदिक साहित्य से आप क्या समझते हैं। वैदिक संस्कृत और आपके लौकिक संस्कृत के बीच में क्या अंतर होता है मुख्य, उसके बारे में बात करना है। तो वैदिक साहित्य का जो तात्पर्य होता है वेदों तथा उनसे संबंधित जो यहाँ पर आपका ब्राह्मण आर्य, यहाँ पर उपनिषद जो होते हैं उनसे जो ग्रंथ होते हैं लगभग अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी के दौरान जो रचे गए थे वो यहाँ पर आपके वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वैदिक साहित्य होता क्या है, तो वैदिक साहित्य जो होता है वो वैदिक काल में लिखा गया है। जैसे कि आपका वैदिक साहित्य जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है यहाँ पर आपका ये जो है वैदिक साहित्य होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें यह भारतीय संस्कृति धर्म और आपके दर्शन का जो है प्राचीन आधार स्तंभ देखने को मिलता है। ये आपका यहाँ पर वैदिक साहित्य जो है हो जाएगा। अगर हम बात करें वैदिक संस्कृत और आपकी अलौकिक संस्कृत के बीच में क्या अंतर देखने को मिलता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वैदिक संस्कृत क्या होता है और आपकी लौकिक संस्कृत क्या होता है, अलौकिक या फिर लौकिक जो संस्कृत होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाषा का स्वरूप, तो वैदिक संस्कृत जो है आपके प्राचीन है और ये व्याकरण के रूप में जो है अधिक स्वतंत्र देखने को मिलती है। लौकिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो ये पाणिनि के नियमों से संबंधित है और अधिक यहाँ पर व्यवस्थित और सरल भाषा में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें स्वर और उच्चारण में, तो वैदिक संस्कृत में अगर हम बात करें तो आपका अनुदात उदात और अगर हम बात करें आपका स्वरित स्वरों का विशेष महत्व देखने को मिलता है। लौकिक संस्कृत में अगर हम बात करें तो ये जो है लुप्त हो जाते हैं। व्याकरण की अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी क्रिया, यहाँ पर आपका जो 11 प्रकार का जो है लकार है, यहाँ पर आपका शब्द स्वरूपों में अगर हम बात करें बहुत विविधता देखने को मिलती है। लौकिक संस्कृत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कम यहाँ पर नियम जो है कठोर देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रिया जो होती है क्रिया कम होती है इसमें लौकिक संस्कृत में। तो बेसिकली ये जो है आपके अंतर रहता है लौकिक संस्कृत और आपका वैदिक संस्कृत में। 4 अंतर आपको पता होना चाहिए तभी आप यहाँ पर आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आपके इतने अंतर दे रखे हैं, इसमें से आपको 4 या 2 तो कम से कम करने हैं। 2 कर सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वेरी वेरी मैंने बता दिया है। विषय वस्तु आप ध्यान रख सकते हो, भाषा का स्वरूप आप ध्यान रख सकते हो, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 अंतर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वैदिक संस्कृत और आपका अलौकिक संस्कृत क्या होता है, तो किस प्रकार से रहने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैदिक विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो वैदिक साहित्य है वो शुद्ध धार्मिक है। और अगर हम बात करें आपका अलौकिक संस्कृत जो आपके साहित्य है उसमें अगर हम बात करें तो आपके धर्म के साथ साथ यहाँ पर आपके नाट्य काव्य और अन्य लौकिक जो है विषय शामिल होते हैं। तो ये जो आपका वैदिक संस्कृत और आपका लौकिक संस्कृत हो जाएगा, इसमें विषय वस्तु हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 अंतर आपको पता होना चाहिए, वैदिक संस्कृत या फिर वैदिक साहित्य और आपके लौकिक साहित्य में अगर हम बात करें तो ये जो आपका बेसिक अंतर हो जाता है। वैदिक साहित्य भी बोल सकते हो, वैदिक संस्कृत भी बोल सकते हो, एक ही बात है। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो सेकंड क्वेश्चन देखने को मिलता है, पाली और प्राकृत साहित्य की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। और यहाँ पर हम बात करें ये भाषाएं जो हैं आपकी भारतीय जो हैं जन चेतना में किस प्रकार से जुड़ी हुई है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो पाली और संस्कृत या फिर पाली और प्राकृत जो हैं वो मध्यकालीन भारत की जो है प्रमुख भाषाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर हम बात करें जो संस्कृत की जो क्लिष्टता से जो है दूर आम जन की बोलचाल में यहाँ पर प्रयुक्त होती है। यानी कि अगर हम बात करें संस्कृत जो भाषा है आपको पता होगा काफ़ी कम लोग बोलते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं जो वो आपस में ही समझ पाते हैं।
लेकिन अगर हम बात करें जो आपकी देसी भाषा है, देसी भाषा को ही आप यहाँ पर पाली भाषा कह सकते हो। तो यानी कि अगर हम बात करें जो स्थानीय लोग या फिर आम जन या फिर सामान्य जन जो यहाँ पर भाषा बोलते हैं वो प्राकृत और आपकी पाली भाषा में बोलते हैं। जो भी आपका यहाँ पर जो गौतम बुद्ध हुए हैं, जो भी आपका यहाँ पर जो महावीर जी हुए हैं, इन्होंने जो अपना उपदेश दिया है पाली या प्राकृत में ही दिया है, क्योंकि ज़्यादा तो लोगों तक पहुँच बनाने के लिए आपको सामान्य जन की जो भाषा होती है वही आपको बोलनी होती है। यदि अगर आप संस्कृत का उपयोग करोगे तो काफ़ी सारे लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। जो ईश्वर का संदेश है वो भी आप पर यहाँ पर आपका जो ज़्यादातर यहाँ पर आपके संस्कृत में देखने को मिलता है। ब्राह्मण इसको समझाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जो यहाँ पर महावीर जो समझाते हैं जैन धर्म में समझाते हैं। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म में जो है आपकी ज़्यादातर जो संदेश देते हैं वो पाली और या फिर हम बात करें आपके प्राकृत भाषा में जो आपके उपदेश देते हैं ताकि ज़्यादा लोग इसको समझ पाएँ। ये आपको ध्यान रखना है। जैन में अगर हम बात करें तो ये सिद्धांतों के प्रचार का माध्यम बन गई है। तो जैन जो धर्म है उनमें सिद्धांतों के प्रचारों का यहाँ पर आपका जो पाली और प्राकृत जो भाषा है उसका माध्यम बन चुकी है। पाली में अगर हम बात करें तो सरलता, प्राकृत में जो है आपके क्षेत्रीय विविधता की मुख्य विशेषता देखने को मिलती है। अगर हम बात करें प्रमुख पाली साहित्य या फिर अगर हम बात करें आपका यहाँ पर प्राकृत, यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या क्या विशेषता हो जाएगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि आपके पाली और प्राकृत साहित्य है उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या हो जाएगी। तो पाली साहित्य की मुख्य विशेषता क्या क्या हो जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा है उसका मुख्य आधार यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आपका जो पाली मुख्य रूप से जो आपके बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है, जिसमें अगर हम बात करें तो आपके बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो यहाँ पर त्रिपिटक के रूप में यहाँ पर आपके संकलित हैं। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है। सरलता और आपके लोक भाषा, तो यहाँ पर आपकी जो लोक भाषा है संस्कृत की तुलना में अगर हम बात करें ये सरल अधिक है। आम जन जो है इसको ज़्यादा बोलते हैं। तो पाली जो होती है वो आपके आम जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करें आपका जो साहित्यिक यहाँ पर समृद्धि देखने को मिलती है। यहाँ पर इसमें जो है ज़्यादा जो है रचनाएं लिखी गई है। अगर हम बात करें जो उस काल में जो लोग हुए हैं उन्होंने जो है ज़्यादा रचना प्राकृत भाषा में लिखी गई है। साहित्यिक सौंदर्य की अगर हम बात करें तो गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जो प्राकृत यहाँ पर साहित्य है उसकी क्या क्या विशेषता हो जाएगी, तो हमने बात की है पाली साहित्य की क्या क्या विशेषता हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें आपका प्राकृत साहित्य की क्या क्या विशेषता हो जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलता है, जैन साहित्य का आधार देखने को मिलता है और अगर हम बात करें जनजीवन का यहाँ पर आपका आंकलन देखने को मिलता है। तो ये आपका यहाँ पर चार विशेषता आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम बात करें आपके प्राकृत जो है आपके मुख्य संदेश जो है आपके इसमें जैन धर्म का जो साहित्य होता है या फिर जैन धर्म की जो शिक्षाएं होती है वो प्राकृत भाषा के माध्यम से दी गई है। और अगर हम बात करें आपका जो पाली भाषा में है जो बौद्ध धर्म की जो भी शिक्षाएं दी गई है वो दी गई है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा बहुत ताकि आपको पता हो और एग्जाम में लिख पाओ। भारतीय जन चेतना से जुड़ाव की अगर हम बात करें तो आपका आम जन जो है ये भाषा समझते हैं। सामाजिक यहाँ पर समानता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जो आपके जातिपात को भेदभाव किए बिना इन भाषाओं में जो शिक्षाएं दी है और जो निम्न वर्ग है नीचे का तबका होता है उसकी आत्मसात की भावना उसमें जागी है। और हम बात करें इससे क्या होता है कि जो लोग यहाँ पर आपके कनेक्ट ज़्यादा कर पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपके भारतीय आमजन की चेतना यहाँ पर अगर हम बात करें बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर प्राकृत साहित्य और आपका जो है पाली साहित्य जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर हम बात करें अपभ्रंश साहित्य का परिचय दीजिए और यहाँ पर आपके हिंदी साहित्य के विकास में इसके योगदान पर आपको यहाँ पर रेखांकित करना है। तो अपभ्रंश साहित्य की अगर हम बात करें तो प्राकृत और आपकी आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी मानी जाती है जो कि जैन धर्म और सिद्ध और आपका नाथ कवियों द्वारा जो आपकी द्वारा जो है रचित हैं। तो यहाँ पर हम बात करें आपका जो अपभ्रंश भाषा है वो आपकी 6वीं से 13वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। प्राकृत और आपकी आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी मानी जाती है जो आपके जैन धर्म यहाँ पर सिंधु जो धर्म होता है अगर हम बात करें आपका सिंध और आपके नाथ कवि जो हैं उनके द्वारा रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये साहित्य अपने दौर की जो है आपकी बोलचाल के करीब था। और हम बात करें आपका यहाँ पर हम बात करें आपका जिसमें अगर हम बात करें आपके धार्मिक उपदेश रासो काव्य और दोहा के माध्यम से जो आपके लोक जीवन का जो है अभिव्यक्ति हुई है। अगर हम बात करें आपका जो यहाँ पर कौन कौन से जो है आपकी अपभ्रंश यहाँ पर साहित्य का जो है एक परिचय आपके बारे में हो जाएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें आपका अपभ्रंश साहित्य जो है उसके परिचय की अगर हम बात करें तो समय और नामकरण, तो इसका यहाँ पर अगर हम बात करें क्या समय रहा है, क्या यहाँ पर आपका यहाँ पर नामकरण किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर भाषा है अपभ्रंश भाषा, ये प्राकृत के बाद जो है आपके 6 से यहाँ पर आपकी 12वीं शताब्दी में रही थी। इसका विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका भाषा और यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रामीण में यहाँ पर होता है, यानी कि अगर हम बात करें जो देशी भाषा है और ग्रामीण भाषा जो है वो यहाँ पर अगर हम बात करें अपभ्रंश भाषा
देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हो जाती है, तो जैन साहित्य में, यहाँ पर अगर हम बात करें नाथ साहित्य में और आपके रासो साहित्य में आपको देखने को मिलती है ये अभ्रंश भाषा। अभ्रंश भाषा में अगर हम बात करें जैन साहित्य में, तो आपके स्वयं भू और अगर हम बात करें पुष्पदत्त, ये जो आपके यहाँ पर कुछ रचनाएं देखने को मिलती है जो कि आपका यहाँ पर जो अभ्रंश भाषा में लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य छंद की अगर हम बात करें तो दोहा और आपकी यहाँ पर अगर हम बात करें ये दो जो यहाँ पर आपका जो दोहा होता है दुल्हारा छंद था, अगर हम बात करें इसीलिए इसको दोहाबंद भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विषय की, तो धार्मिक उपदेश, नीतियाँ और आपके वैराग्य और आपके श्रृंगारिक वर्णन देखने को मिलता है आपके अभ्रंश भाषा में। अगर हम बात करें अभ्रंश साहित्य में, अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य के विकास में अभ्रंश भाषा का या फिर अभ्रंश साहित्य का क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य के योगदान में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके हिंदी साहित्य के विकास में जो आपका अभ्रंश साहित्य का योगदान की अगर हम बात करें तो हिंदी की जो नींव है वो आपके अभ्रंश साहित्य रहा है। काव्य का जो यहाँ पर परंपरा का विकास हुआ है, छंद और शैली का विकास हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भाषागत विकास हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि लौकिक संस्कृत की प्रमुख विधाओं को संक्षिप्त में परिचय देना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका लौकिक संस्कृत की मुख्य विधाएं कौन कौन सी हैं और इस पर आप किस प्रकार से आपके एक डिटेल यहाँ पर आपका यहाँ पर परिचय आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, लौकिक संस्कृत क्या होती है उसके बारे में बात करनी है। तो इसमें आपको महाकाव्य और नाटक के बारे में बात करनी है लौकिक संस्कृत की प्रमुख विधाओं में। तो लौकिक संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि के बाद जो है मुख्य रूप से जो आपके महाकाव्य और नाटक विधाओं में जो है समृद्ध, जिसमें अगर हम बात करें आपका जिसमें आपके कालिदास, भास, भारवी, यहाँ पर आपका माघ जैसे कवियों ने जो आपके रामायण और महाभारत और ऐतिहासिक विषयों पर उत्कृष्ट रचनाएं की है। यह यहाँ पर आपके साहित्य जो है मानव जीवन की जो है भावनाओं और प्रकृति और रासों के अनूठे मेल के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आपके जो अलौकिक यहाँ पर संस्कृत की जो साहित्य है उसमें आपकी प्रमुख विधाओं में आपका महाकाव्य और आपका नाटक देखने को मिलता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका अलौकिक जो आपका साहित्य है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके दो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपका महाकाव्य, तो महाकाव्य की अगर हम बात करें तो ये इसका परिचय की अगर हम बात करें तो ये पट्टबद्ध जो है रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आपका जिसमें आपके धीरोदात्त नायक और ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं और आपकी वीर रस संगार की प्रधानता देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें ये आपका महाकाव्य हो जाएगा। महाकाव्य में जो आपकी वीर रस की जो है आपके प्रधानता देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका जो ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं जो होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रमुख महाकाव्यों की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपके रामायण, महाभारत, ये जो आपके महाकाव्य हो जाएंगे अलौकिक साहित्य में, ये आपका अलौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो बहुत सारे नाटक देखने को मिलते हैं। परिचय की अगर हम बात करें तो संस्कृत नाटक एक दृश्य काव्य है जो कि दुखांत या फिर अगर हम बात करें आपकी यहाँ पर दुखांत नहीं होते हैं, जिनका जो अंत है सुख से होता है, यानी कि हैप्पी एंडिंग होती है। यहाँ पर दुख का जो है अंत नहीं, दुख नहीं दिखाया जाता है आपके नाटक में। यहाँ पर अलौकिक साहित्य में अलौकिक साहित्य का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर हम बात करें तो प्रकृति का जो सजीव चित्रण होता है, रस पारिक और आपकी भरतमुखी मुनि के नाट्य शास्त्र के नियमों का पालना होता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख नाटक की अगर हम बात करें तो आपका महाकवि भास के नाटक और आपके कालिदास का जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के जो है श्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिल साहित्य। तो यहाँ पर इसको हम संगम साहित्य भी कहते हैं। इसकी चिंता और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम बात करें आपका जो तमिल साहित्य है जिसे हम संगम साहित्य भी कहते हैं, दक्षिण भारत का जो सबसे प्राचीन यहाँ पर तमिल साहित्य माना जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें जो आपका तमिलनाडु में जो आपके यहाँ पर हम बात करें देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में देखने को मिलता है यहाँ पर तमिल साहित्य। अगर हम बात करें ये जो आपके सबसे प्राचीन साहित्य देखने को मिलता है जो कि लगभग आपका 300 से 300 ईसा पूर्व के बीच में रहा है, जो कि पांड्यन राजाओं के संरक्षण में रचा गया है। यहाँ पर हम बात करें कविताओं का संग्रहण देखने को मिलता है। यह जो है आपके मुख्य रूप से जो आपकी कम यहाँ पर हम बात करें आपका आंतरिक प्रेम और आपका पुरम जो है आपका यहाँ पर अगर हम बात करें बाह्य युद्ध विषयों पर केंद्रित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर हम बात करें कुछ यहाँ पर नाट्यों के नाम दे रखे हैं या फिर कविताओं के नाम दे रखे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें क्या क्या यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर संगम साहित्य की प्राचीनता का यहाँ पर आपको तथ्य देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी संगम साहित्य की विशेषता हो जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम बात करें स्क्रीन पर आप देखते हैं संगम साहित्य जो होता है उसकी प्राचीनता की अगर हम बात करें तो समय जो होता है उसका उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इस साहित्य का जो कालखंड है वो 300 से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 300 ईसा से लेकर 300 ईस्वी के बीच में आपका यहाँ पर संगम साहित्य रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो यहाँ पर इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी तो ये साहित्य जो है आपके पांड्यन जो शासक थे उनके द्वारा जो है आपके मदुरै और आपके कपाटपुरम जो है आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका एक स्थान है मदुरै ये जो है आपके एक स्थान है तमिलनाडु में। वहाँ पर आपका यहाँ पर आपके आयोजित होता है 3 कवियों की सभाओं में रचा गया था। यह संगम साहित्य कहा जाता है इसको। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर पांड्यन शासकों द्वारा जो है ये आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ऐतिहासिक संदर्भ की अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेखों में और में अगर हम बात करें तो चोल चेर पांड्यन राजाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। इस साहित्य की जो प्राचीनता है उसकी पुष्टि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन ग्रंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका तौल कापी यम जो है आपके यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ देखने को मिलता है। काव्य यहाँ पर हम बात करें आपका भाषा में अगर हम बात करें आपके व्याकरण का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो यहाँ पर ये माना जाता है। तो व्याकरण और आपका काव्य का जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ यहाँ पर आपका तौल कापियम जो है माना जाता है। तौल कापियम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपका हिंदी साहित्य में जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है संगम साहित्य में। तो यहाँ पर हम बात करें इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो इस काल की जो है आपकी सामाजिक और आपकी आर्थिक स्थिति का यहाँ पर आपके बताता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट दे रखा है वो दे रखा है संगम साहित्य का जो है मुख्य विशेषता क्या क्या हो जाएंगी। तो विशेषता की अगर हम बात करें तो विषय वस्तु में आपका यहाँ पर देखने को मिलता है अकम पूरम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें ये साहित्य 2 प्रमुख यहाँ पर अगर हम बात करें 2 मुख्य विधाओं का जो है विभाजित किया गया है, प्रेम भावना और यहाँ पर आपकी युद्ध वीरता और राजाओं की प्रशंसा पर आपका आधारित है। धर्म निरपेक्षता यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर हम बात करें भौगोलिक विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सामाजिक और आपके यहाँ पर आपके सांस्कृतिक चित्रण देखने को मिलता है। अगर हम बात करें व्यापार किस प्रकार से होता था और जो रीति रिवाज है उसके बारे में भी देखने को मिलता है इस साहित्य में, संगम साहित्य की ये विशेषता हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भाषा और शैली है उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है, ये प्राचीन तमिल भाषा में लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमुख कृतियों की तो यहाँ पर आपका जो 8 संकलन देखने को मिलता है अटटू टो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो अटटू टो ई यहाँ पर आपको टोईगी जो है आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निष्कर्ष। तो ये आपका कुछ और भी यहाँ पर आपका देखने को मिलता है जो कि तमिल यहाँ पर आपके कृति यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तमिल रचनाएं देखने को मिलती है जो कि आपकी उस काल में लिखी गई थी, ये आपके संगम साहित्य में लिखी गई थी। पट्टू यहाँ पर आपका टट्टू यहाँ पर आपका देखने को मिलता है, ये आपका जो है तमिल भाषा का एक वर्ड है जो कि आपका एक तमिल यहाँ पर रचनाएं देखने को मिलती है। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निष्कर्ष। तो यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर निष्कर्ष देख सकते हैं कि संगम साहित्य जो आपका साहित्य है न केवल तमिल भाषा का सबसे प्राचीन यहाँ पर आपका साहित्य है बल्कि ये प्राचीन दक्षिण भारत का जो है राजनीतिक और आपके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का जो है अनमोल ऐतिहासिक सूत्र भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से भाग ख यानी कि आपका सिलेबस का भाग क जो है कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस का भाग ख की अगर हम बात करें 3 भागों में आपका सिलेबस डिवाइड है, तो सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेक्स्ट देखने को मिलता है साहित्य का जो है ऐतिहासिक दर्शन और आपकी लेखन परंपरा क्या क्या रही है, ये आपका सिलेबस में दे रखा है और इस पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इतना वीडियो आपने देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाले समय में यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए। यहाँ पर हम बात करें PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। छठा प्रश्न आपका हो जाएगा छठा प्रश्न आपका हो जाएगा साहित्य का जो इतिहास है दर्शन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि साहित्य का इतिहास दर्शन क्या है। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे प्रश्न दे रखा है कि साहित्य इतिहास के लेखन में आपके वैविध्यवादी पद्धति का महत्व को आपको संक्षिप्त में बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो साहित्य का इतिहास दर्शन क्या है, इस पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम बात करें स्क्रीन पर आप देखते हैं, ये केवल आपके कवि वृत्तों का जो है संग्रह नहीं बल्कि आपके युग की चेतना और प्रवृत्ति का जो है विकासात्मक अध्ययन है। यह दिखाता है कि कैसे जो साहित्य है समाज संस्कृति समय के साथ बदलती रहती है। ये आपका साहित्य का इतिहास दर्शन हो जाएगा। विधि विधेयवादी यहाँ पर हम बात करके विधेयवादी पद्धति
का जो महत्व क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि विधेयवादी सिद्धांत क्या होता है, विधेयवादी यहाँ पर अगर बात करें आपका पद्धति क्या होता है, तो विधेय यहाँ पर वादी पद्धति क्या है अगर देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निष्कर्ष भी लिख कर आना है। अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वो उसका निष्कर्ष लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो निष्कर्ष आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रहने वाला है 7वां प्रश्न रहता है आपके यूनिट फर्स्ट का, वो है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक, विविधयवादी, जो आपका यहाँ पर हम बात करें आपका तुलनात्मक आपको यहाँ पर अध्ययन करना है। तो यहाँ पर हम बात करें प्रमुख पद्धतियाँ कौन कौन सी है आपके हिंदी साहित्य के लेखन में, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर वर्णानुक्रम, यानी कि अगर हम बात करें नाम के आधार पर, समय के आधार पर, यहाँ पर आपके वैज्ञानिक आधार पर, यहाँ पर अगर हम बात करें युग की परिस्थिति के अनुसार, सभी यहाँ पर अगर हम बात करें विविधयवादी पद्धतियाँ हैं। अगर हम बात करें आपका जिसका प्रयोग जो है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर हम बात करें किया है, जबकि अगर हम बात करें वर्णानुक्रम सबसे दोषपूर्ण रही है। इन सब में जो है आपके दोषपूर्ण यहाँ पर आपके वर्णानुक्रम यानी कि आपका नाम के आधार पर जो है आपके रही है, ये जो आपका दोष देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कौन कौन सी यहाँ पर आपका तुलनात्मक अंतर हो जाएगा, जैसे कि आपका दे रखा है वर्णानुक्रम की, अगर हम बात करें किस प्रकार से जो आपका नामकरण किया गया है आपके हिंदी साहित्य का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें किस प्रकार से जो है आपके काल का नाम यहाँ पर आपका डिफाइन किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर आपका रहा है। तो लेखकों और कवियों का जो है विवरण जो आपके नाम के पहले वर्ण के क्रम से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें क से कबीर और केशव, ये जो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो आपके वर्णाक्रम के आधार पर यहाँ पर आपका देखने को मिलता है। प्रमुख इतिहासकार जो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और हम बात करें यहाँ पर दोष और यहाँ पर आपका विशेषता क्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो आपके हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियों का यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। कौन कौन सी हो जाएंगी, तो एक तो वर्णानुक्रम होता है, दूसरा आपका कालानुक्रम होता है, वैज्ञानिक होता है। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा विविधयवादी होता है, यह जो आपके रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तुलनात्मक विशेषता की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा निष्कर्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिंदी साहित्यवादी लेखन परंपरा का एक विस्तृत लेख लिखिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपका गारसा द तासी से लेकर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आपके उनके योगदान को आपको यहाँ पर लिखना है। तो संक्षिप्त में आपको देखने को मिल जाएगा गारसिया द तासी प्रारंभ में जो है आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे क्या क्या योगदान रहा है। और अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका शिव सिंह सेगर, जो उनका प्रयास क्या क्या रहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है आपके प्रथम इतिहासकार यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं हिंदी साहित्य में। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका काल विभाजन जो है आपके मिश्र बंधु करते हैं। और अगर हम बात करें आपका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है मील का पत्थर साबित होते हैं हिंदी साहित्य के विकास में। सो इस प्रकार से जो हमको यहाँ पर प्रिपेयर करना है इनके बारे में। विशेषता क्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैज्ञानिक काल विभाजन देखने को मिलता है, युगीन परिस्थितियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में अगर हम बात क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आपके हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन लिखा है, इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु क्यों माना है या फिर माना जाता है, इसको तर्क सहित आपको उत्तर देना है। यहाँ पर अगर हम बात करें यही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं और कभी कभी नहीं भी पूछते हैं, तो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है मिश्र बंधु विनोद और जॉर्ज जो ग्रियर्सन है उसके इतिहास लेखन की विशेषताओं और उनकी सीमाओं पर प्रकाश डालना है। ये पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है रहने वाला है, ये अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें आपके मिश्र बिंदु यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी तुलनात्मक अध्ययन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, निष्कर्ष भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इतिहास लेखन की समस्याएं कौन कौन सी हैं, उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसमें हिंदी साहित्य के नामकरण और आपके काल विभाजन में होने वाली जो समस्याएं हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका दोहरी नामकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, प्रवृत्तियों का जो मिश्रण देखने को मिलता है, संक्रमण काल देखने को मिलता है, ये जो आपका हो जाएगा। साहित्य के यहाँ पर इतिहास लेखन में तथ्य और व्याख्या के द्वेष या फिर द्वंद्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको द्वंद्व के बारे में डिस्कस करना है, तथ्य व्याख्या और द्वंद्व यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आदिकाल के सीमांकन को लेकर विद्वान जो है उनके बीच में क्या मतभेद है उसको विस्तार से समझाना है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से जो आपका यहाँ पर अंतर रहता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऐतिहासिक सामग्री की प्रामाणिकता इतिहास लेखन में किस प्रकार से जो आपकी चुनौती देखने को मिलती है, उस पर प्रश्न पूछा गया है। सो यहाँ पर आप आंसर पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। 15 पेज का यहाँ पर आपका पहला, यहाँ पर अगर हम बात करें PDF रहने वाला है। 15 पेज में आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें आपका पहली यूनिट रहती है भारतीय इतिहास की परंपरा एवं लेखन प्रणाली किस प्रकार से रहती है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो हमने बात की है सारी जानकारी के बारे में। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। 15 पेज का ये PDF रहेगा यूनिट फर्स्ट का, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।